So we'll start with questions of waves and sound. Question number 21. Two sources of sound placed close to each other are emitting progressive waves given by दो progressive wave है, एक है y1 equal to 4 sine of 600 pi t और दूसरा है y2 equal to 5 sine 608 pi t. Okay. An observer located near these two sources of sound will hear 4 beats per second with intensity ratio 25:16 between waxing and waning. You should know waxing मतलब maximum intensity और waning मतलब minimum intensity. Maximum intensity कब होता है? जब amplitude is a1 plus a2 का square, where a1 is amplitude of first wave and a2 is amplitude of second wave. तो एक बात तो पक्का है, you will have a1 plus a2 मतलब 5 plus 4 9 square is 81 upon waning मतलब minimum intensity मतलब 5 minus 4 a1 minus a2 का square 5 minus 4 is 1 right 1 square is 1 तो 81:1 तो आना चाहिए मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं हो सकता राइट. तो रिमेंबर यू शुड ऑलवेज नो कि जो हमको इक्वेशन दिया है you must compare this equation by standard form y equal to a sin omega t. अगर कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा a1 इक्वल टू कितना 4 ओमेगा 1 इक्वल टू कितना 600 पाई और a2 इक्वल टू हाउ मच 5 एंड ओमेगा 2 कितना 608 पाई. नंबर ऑफ बीट्स बीट फ्रीक्वेंसी अगर पता होगा बीट फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो पहले इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लो. ओमेगा 1 इज 2 पाई n1 और वो कितना आया 600 पाई. कैंसिल कैंसिल 1 जा एंड 300 जा तो आपको यहाँ से n1 मिल जाएगा कितना 300. तो रिमेंबर दिस फ्रॉम हियर यू कैन ऑब्टेन व्हाट इज n1. तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको n1 मिल जाएगा 300. तो n1 इक्वल टू 300 आ गया. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट n2. जैसे ओमेगा 2 विल बी 2 पाई n2. ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है 608 पाई. तो 2 पाई n2 पाई पाई कैंसिल 1 दा एंड 304 दा. तो n2 इक्वल टू 304. So beat frequency is n2 minus n1 which is 304 minus 300. So 4 beats per second आएगा with ratio 81:1. 81:1 and 4 option number D. सिर्फ इंटेंसिटी का रेशियो भी समझ लो. इंटेंसिटी का रेशियो वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी वेनिंग मतलब मिनिमम इंटेंसिटी. इट इज a1 plus a2 अपॉन a1 minus a2 का स्क्वायर. तो यह आ जाएगा 5 plus 4 अपॉन 5 minus 4 या फिर 4 minus 5 एक ही बात है. a1 is 4 तो 4 plus 5 अपॉन 4 minus 5 का स्क्वायर. तो आ जाएगा 9 square. 9 square is 81. तो 81:1. This is what you will get. 81:1 option number D. Done. A source of sound S, you have a S source of sound emitting waves of frequency 100 Hz and an observer O located at some distance from each other. So you have observer O, there is a source of sound S. The source is moving with a speed of 19.4 meter per second at an angle of 60 degrees with the source line, with the source observer line as shown in figure. The observer is at rest. The apparent frequency observed by the observer is apparent frequency observed by the observer is. तो सबसे पहले you need to understand one thing. अगर आपको याद होगा डॉपलर इफेक्ट, याद है क्या डॉपलर इफेक्ट? What is डॉपलर इफेक्ट? Apparent frequency equal to v into real frequency. ऊपर क्या था? ऑब्जर्वर. नीचे क्या था? सोर्स. हमारे केस में ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो ये क्या आएगा 0. तो ऊपर क्या बचेगा
v, करेक्ट। तो जनरल फॉर्मूला भी अगर आपको याद है, इफ यू रिमेंबर जनरल फॉर्मूला, तो इट इज प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर ये याद है तो क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वर कहाँ पे है, यहाँ पे है, रेस्ट पे है। तो ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, देन देयर इज अ सोर्स, you have a source of sound, you have somewhere over here, यहाँ पे source of sound है। ये है line joining source and observer। motion नॉर्मली हमने क्या देखा है, नॉर्मली हमने देखा है या तो सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जाएगा या फिर इट विल गो अवे, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों ही नहीं है। इट इज गोइंग एट सम एंगल, तो इट इज गोइंग एट सम एंगल, दिस एंगल, राइट। तो यू मस्ट रिमेंबर वेक्टर से कंपोनेंट्स करते आने चाहिए। देखो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कब होता है, अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन यू हियर मोर और लेस फ्रीक्वेंसी देन व्हाट इज इमिटेड। जो रियल फ्रीक्वेंसी है उससे कम या ज्यादा कब सुनोगे, जब सोर्स में और ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन हो इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू। यहाँ पे ऐसा है क्या, है क्या ऐसा? अरे हमने कितने केसेस देखे थे, डू यू रिमेम्बर 6 केसेस? source moving towards stationary observer, observer moving towards stationary source, source and observer moving towards each other, right? Source moving away from stationary observer, observer moving away from stationary source, both moving away from each other, right? इन सब में assumption था they are moving towards or away from each other along a straight line in the direction of source to observer और observer to source। यहाँ पे ऐसा है क्या, यहाँ पे source is not going towards but it is going at some angle। तो that is why आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर के कंपोनेंट कैसे करोगे। एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे और दूसरा कंपोनेंट आएगा यहाँ। ये कंपोनेंट हमारे कोई काम का नहीं है क्योंकि इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज होता नहीं है। फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा ओनली बिकॉज ऑफ this component। this is velocity of source, this is velocity of source का cos of theta component। तो apparent change in frequency, apparent change in frequency मतलब basically apparent frequency change तो नहीं फाइंड करें, लेकिन apparent frequency will be equal to v। what is vo? zero। क्यों zero? क्योंकि observer is at rest। v दूसरा क्योंकि यहाँ पे v s cos theta ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जा रहा है। जब भी डिस्टेंस कम हो तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बढ़ता है। व्हेनेवर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के लिए नीचे क्या चाहिए, माइनस, राइट। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, माइनस। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम। लेकिन कौन सा कंपोनेंट लिखोगे, vs cos 60 into n। यहाँ तक क्लियर? अभी भी क्लियर नहीं है तो यू नीड टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स। टेल मी, इफ यू हैव ऑब्जर्वर एट रेस्ट और डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होना मतलब फ्रीक्वेंसी का बढ़ना, फ्रीक्वेंसी का बढ़ना मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन 1 हो। ग्रेटर देन 1 होने के लिए न्यूमरेटर होना चाहिए बड़ा, डिनोमिनेटर होना चाहिए छोटा। दिस इज apparent frequency as heard by stationary observer when the source is moving towards। अब अगर यही सोर्स अवे जा रहा होगा तो v प्लस वी एस। अब अगर सोर्स स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर इज गोइंग टूवर्ड्स, v प्लस वी जीरो अपॉन वी इंटू एन। सोर्स इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर इज गोइंग अवे, राइट। both moving towards each other, both moving towards each other, both moving away from each other, right। अब ये याद होगा तो ही ये क्वेश्चन समझ में आएगा। हमारे पास डायरेक्टली अवे या टुवर्ड्स मोशन नहीं है, इट इज एट सम एंगल। तो हमको देखना पड़ता है कि मोशन का कौन सा कंपोनेंट टुवर्ड्स या अवे जा रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, टुवर्ड्स। क्यों? क्योंकि ये vs cos थीटा
is pointing towards observer. तो कौन सा कंपोनेंट जा रहा है towards bs cos theta? Who is moving? Source. Who is stationary? Observer. And towards जा रहा है component of distance is becoming less. तो क्या आएगा नीचे? Minus. Okay. So apparent frequency na equal to v upon bs. वैल्यू दिया होगा. Velocity of sound in air कितना? 313. What is vs? What is source का speed? दिया है 19.4 मीटर पर सेकेंड. 19.4. और what is cos of 60? half. What is real frequency? कितना है? 100 hertz. 100 hertz. राइट. इसको सॉल्व करो. 330 अपॉन 9.7. 330 में से 9.7 गया तो how much? 21.3 into 100. Correct? 330 upon 321.3 into 100. 330 upon 321 कितना होता है? कितना होता है? How much is that? 1 point something. 1 point something into 100 कितना होगा? 110 के ऊपर. 110 के थोड़ा सा ऊपर जाएगा. 110 के थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी सबसे बड़ा आंसर कौन सा है? 106. तो आंसर क्या आना चाहिए? 106. करेक्ट. इस क्लियर ही होना चाहिए ऑप्शन. ओ ओके. तो होना तो यही चाहिए. ऑप्शन नंबर 103 आ रहा है. ठीक है. कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. यू विल हैव टू कैलकुलेट. कर लो. हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस. फैक्टर ऑफ 3 है ऊपर नीचे. लुक, दिस इज 110. दिस इज 107.1. सॉल्व. 110 बाई 107. व्हाट इज करेक्ट है? $19.4 was Vs. Cos 60 is half. 19.4 by 2 is 9.7. 330 में से 9.7 गया तो 321.3 आएगा. ओके. कि 320.3 आएगा. चलो ठीक है. 320.3. Even then answer will not change a lot. 320.3. So still I can roughly say 107.1. 110 by 107 कितना होता है? 1.00 1.0 what? Because if you say 1.06 तो 106. If you say 1.03 तो 103. और दोनों ही ऑप्शंस में है. 3. So this is 1.03 multiplied by 100. So 103 hertz. 103 hertz. Done. Next question. Next question. A siren emitting a sound of frequency 800 hertz moves away from an observer towards a cliff at a speed of 15 meters per second. Then the frequency of sound that the observer hears in the echo reflected from the cliff is. पहले क्वेश्चन समझ लो. You have a siren, जैसे पुलिस सायरन या एम्बुलेंस का सायरन. It is emitting frequency of 800 hertz. It moves away from an observer. Away from an observer. So what we can do is, ये cliff है. You have an observer over here. The siren is moving away from observer. So you have a siren, मतलब source of sound. Imagine this is a source of sound which is moving away from observer. Okay. Towards the cliff. So it is moving towards the cliff. Source is moving towards the cliff with a speed of 15 meters per second. Then the frequency of the sound that the observer hears in the echo reflected from the cliff
हमने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व किए हैं, इसको दो केसेस में स्प्लिट किया था, दोनों केसेस सॉल्व करके एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया था जो आपको याद होना चाहिए, यू मस्ट नो, डायरेक्टली पता होना चाहिए। एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज V माइनस VO अपॉन V माइनस VS इंटू N। ये कहां से आया तो समझ लो। अब दो केसेस, केस वन वी विल आल्सो क्रॉस वेरीफाई कि यही फॉर्मूला आता है कि विल चेक, क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। पहले केस में क्लिफ बिकम्स ऑब्जर्वर एंड साइरन बिकम्स सोर्स। हु इज मूविंग? सोर्स। हु इज एट रेस्ट? डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम। तो apparent frequency in first case will be V upon V minus Vs into N, right? केस नंबर 2, यहां पे याद रखना ऑब्जर्वर कौन था? क्लिफ। सोर्स कौन है? साइरन। केस नंबर 2, जो फ्रीक्वेंसी यहां पे पहुंचा है वही फ्रीक्वेंसी को क्लिफ क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो दूसरे केस में क्लिफ कौन हो गया? सोर्स। और दिस ऑब्जर्वर हु ह्यूमन जो भी है वो क्या बनेगा? ऑब्जर्वर। अब ये दोनों रेस्ट पे है, रेस्ट है ना। ऑब्जर्वर बोला है क्या? मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर। अच्छा, देन the frequency of sound that the observer hears in the echo reflected from the cliff, कहीं पे भी मेंशन किया है ऑब्जर्वर इज मूविंग? करेक्ट, राइट। तो फिर व्हाट विल बी द फॉर्मूला दैट यू विल गेट? सेम, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगा वही तो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होगा। देयर इज नो रिलेटिव मोशन। जब रिलेटिव मोशन नहीं हो, जब रिलेटिव मोशन ही नहीं हो तो उस केस में फ्रीक्वेंसी चेंज होता है क्या? नहीं। इसका मतलब घुमा फिरा के आपको क्या बताया है, क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी विच इज रिसीव्ड एट क्लिफ, राइट। तो यही तो फॉर्मूला है, मैंने बोला वही फॉर्मूला है। कैसे? ऑब्जर्वर का स्पीड कितना? 0। ह्यूमन वाज एट रेस्ट, गया क्या यहाँ से? हाँ, तो वही फॉर्मूला आएगा, राइट। क्लियर है यहाँ तक? जिनको कंफ्यूजन हुआ, यू लुक वेरी कंफ्यूज, एक काम करो, जस्ट लॉजिकली स्पीकिंग, साइरन कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स क्लिफ। क्लिफ मतलब वॉल। इमेजिन आई एम अ साइरन, आई एम मूविंग टुवर्ड्स दिस वॉल, समवन इज स्टैंडिंग बिहाइंड मतलब एट रेस्ट, नॉट मूविंग, राइट। मैं सोर्स, दैट इज ऑब्जर्वर मतलब लिसनर, आई एम स्पीकिंग एंड मूविंग अहेड, डिस्टेंस इज बिकमिंग लेस। तो फॉर्मूला क्या आएगा? V अपॉन V माइनस वी एस इंटू एन। यहां से साउंड रिफ्लेक्ट हो गया वापस गया, तो ये बन गया सोर्स, वो बन गया लिसनर। डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? डिस्टेंस चेंज नहीं हो तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा क्या? नहीं। तो घुमा फिरा के आपको पूछा है व्हाट इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी एज रिसीव्ड बाय द वॉल। वॉल की जगह पे कौन है? क्लिफ। तो केस 2 करके फायदा नहीं है, क्योंकि केस 2 में बोलोगे who is source, you will say cliff is source. Who is observer, you will say that human is observer. But there is no motion. If there is no motion, apparent frequency is equal to new apparent frequency equal to apparent frequency of case number 1. तो वो सॉल्व कर लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो Na dash equal to V upon V minus Vs into N. What was V? Speed of sound in air कितना है? 330. What is Vs? 15. What is original frequency? 800. तो 330 में अपॉन 315, राइट, इनटू 800। व्हाट इज दिस? 15 का टेबल पता है? 15 का, फिर 15 21 था कितना? 15 22 था, 22 by 21 1 point। Look at the options. क्योंकि 22 by 21 is slightly greater than 1 into 800 will be slightly greater than 800, 838. Done. Correct? Pakka? What is 22 by 21?
what is 22 by 21? हाँ 1.04 मान लो 1.04. what is 1.04 into 8? इतना नहीं करना, 832 होता है वो. 1.04 into 800 is 832. तो हमने क्या टिक किया? 838. करेक्ट है. तो इस क्वेश्चन में पूछा था आपको, then the frequency of sound that the observer hears in the echo. Echo is because of reflection, by the way. Whenever reflecting surface is at a distance of 17 meter or more, then you hear multiple sound. क्यों? Because you must know, अभी जहाँ जहाँ पे 17 मीटर का ज़्यादा डिस्टेंस होगा, why 17 meters? For example, this is a hall and there is a wall. Hall and wall is good rhyming. There is a source of sound. मैं खुद source of sound हूँ. I am source. I am the listener. I am speaking something. Sound will travel from here, reflected back and come. जाएगा, reflect होके वापस आ जाएगा. मान लो ये distance अगर d है. आपको पता है आपकी मेमोरी में, मेमोरी मतलब योर ब्रेन, राइट, कैन रिटेन साउंड सिग्नल अप टू 0.1 सेकेंड. 0.1 सेकेंड तक उसका इफेक्ट रहता है. तो अगर आई एम स्पीकिंग, अभी यहाँ पे भी बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होके वापस मेरे पास आ रहा है. साउंड इज जनरेटेड, it will go, it will get reflected back, maybe from wall, maybe from bench. Bench तो wooden है. Wood is a good absorber of sound. Your clothes good absorber of sound, but there is floor here. Floor is not good absorber. It is good reflector of sound. तो sound reflect होके वापस आएगा. अगर 0.1 सेकेंड से पहले आ गया, मतलब मैंने साउंड सोर्स जनरेट किया और 0.1 सेकेंड के पहले आ गया, तो वी हियर अ प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट ऑफ साउंड. डबल नहीं सुनाई देगा हमको, ऐसा लगेगा थोड़ा सा उसका इफेक्ट ज्यादा हो गया. क्यों? क्योंकि 0.1 सेकेंड के पहले आ गया. तो वही साउंड एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो गया, राइट. लेकिन इमेजिन रिफ्लेक्टर बहुत दूर था, साउंड गया, रिफ्लेक्ट होके वापस आया, एंड द टाइम इट टेक्स इज मोर देन 0.1. तो यू हियर मल्टीपल टाइम्स. तो जाते हो ना वो पिकनिक स्पॉट पे, इको पॉइंट होता है, देन यू शाउट and then you hear multiple reflection because sound will travel through air. सामने mountain, hill या cliff होना चाहिए, then it will reflected back and come, right. तो अब you know what is speed? What is speed? Distance upon time. So what is distance? Speed into time. What is speed of sound in air at normal atmospheric pressure and temperature? 340 meter per second. What is time? 0.1 second. How much is the distance? 34 meter. 34 meter, right? Total distance है 17 मीटर जाने का, 17 मीटर वापस आने का. That is why if the distance between source and reflector is greater than 17 meters, so you hear echo multiple times the same sound. क्योंकि फिर 17 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो जाके वापस आने में 0.1 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगता है. अगर 17 मीटर से कम डिस्टेंस हुआ तो जाके वापस आने में 0.1 सेकेंड से कम लगता है. उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन. when you hear sound, reflected sound before 0.1 second, so that is called reverberation. आ जाओ अगले क्वेश्चन पे. the equation of a simple harmonic wave. what do you mean by simple harmonic wave? wave जो simple harmonic है वो simple harmonic wave है, right. wave is a wave. wave is something like this. तो हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग है, हमने वेव जनरेट कर दिया, तो जब वेव प्रोपगेट होगा थ्रू द मीडियम, ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट, ऑसिलेटरी मोशन, राइट. हेंस द वेव इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक वेव. ईच पार्टिकल ऑफ दिस प्रोग्रेसिव वेव is performing SHM, simple harmonic motion. Hence the wave is called as simple harmonic wave. Then equation of a simple harmonic wave is given by
y इक्वल टू 3 साइन ऑफ क्या था 3 साइन समथिंग समथिंग 5/2 इंटू 50t माइनस एक्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक वेव इज a sin ओमेगा t माइनस kx। बीच में माइनस मतलब वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, बीच में प्लस मतलब वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। तो y इक्वल टू 3 साइन ऑफ ये मल्टीप्लाई करोगे तो 25 50/2 इज 25 पाई t माइनस पाई x बाय 2। फिर कंपेयर कर लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे, आगे काम में आएगा। Where x and y are in meter, t is in second, the ratio of maximum particle velocity to that of wave velocity। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी मैंने अभी बताया, मैंने अभी बताया कि जब वेव प्रोपोगेट होता है तो हर एक पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या कर रहा है, SHM। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा q, वेयर इज द वेलोसिटी मैक्सिमम, मीन पोजीशन। तो जनरल फॉर्मूला था v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बट एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर विच इज इक्वल टू a ओमेगा। दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है कितना, a ओमेगा। आगे बोला है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू दैट ऑफ वेव वेलोसिटी। तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी है और ये पार्टिकल का कौन सा वेलोसिटी है, मैक्सिमम। और वेव का वेलोसिटी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, राइट। गुड। तो यू शुड स्टार्ट रिकॉलिंग फॉर्मूलाज क्विकली। देन अभी एन और लैम्बडा कहां से मिलेगा, कंपेयर करो इसको बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग किसको किसको, इक्वेशन 1 एंड 2। व्हाट डू यू गेट इज, वी डोंट नीड एम्पलीट्यूड फिलहाल छोड़ दो, बट ओमेगा इज 25 पाई, but omega is 2 pi n which is 25 pi, cancel and cancel, so n is 1 का n 12.5 का, तो 12.5 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी था वेव के पास। और क्या है k, what is k, k is pi by 2, but you know what is k, 2 pi by lambda is equal to pi by 2, cancel cancel, तो lambda equal to 4 मीटर, राइट। किसका रेशियो था, पूछा था पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी का और किसका, वेव वेलोसिटी का। ये कितना है, ये है a ओमेगा, a भी चाहिए तो a इज इक्वल टू 3, कंपेयर कर लिया तो a इक्वल टू 3, और वेव वेलोसिटी कितना है, n लैम्डा। व्हाट इज a, 3, व्हाट इज ओमेगा, 25 पाई, 25 पाई अभी देखा हमने, राइट, अपॉन व्हाट इज n, 12.5, व्हाट इज लैम्डा, 4, करेक्ट, 4 है ना, हाँ गुड। तो अब नहीं 12.5 1 जा और 2 जा नहीं करना, कर सकते हो करना चाहो तो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, 1 जा एंड 2 जा, 1 जा एंड 2 जा, 3 पाई बाय 2। अब ऑप्शन देखो 3 पाई बाय 2 ऐसा कुछ है क्या, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। Two coherent sources produce waves of different intensities which interfere। First of all, coherent sources मतलब two sources which have waves either with zero phase difference or constant phase difference throughout। What do you mean by that? वो भी समझ लो। देखो इंटरफेरेंस पैटर्न याद होगा अगर आपको, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में there are conditions of steady interference pattern। What do you mean by conditions of steady interference pattern? There are some conditions which you need to satisfy so that ये जो interference pattern है ये with time ऐसा ही दिखना चाहिए। मतलब जहाँ पे
ब्राइट फ्रिंज है वहां पे ब्राइट फ्रिंज, जहां पे डार्क फ्रिंज है वहां पे डार्क फ्रिंज, ऐसा ही चलते रहना चाहिए थ्रू आउट, राइट। मतलब विथ टाइम इट शुड नॉट चेंज, तो यू शुड गेट समथिंग लाइक दिस। तो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न का ऐसा पैटर्न ऑब्टेन करने का पहला ही कंडीशन था, द सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स मतलब बेसिकली हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट है। अब दो सोर्सेज तो होते नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक ही सोर्स लेते हैं। और एक ही लेने का रीजन ये था क्योंकि कोहेरेंट बनाना है। कोहेरेंट का मतलब ये कि दोनों के दोनों सोर्सेस, हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे दो स्ट्रिट लगा देते हैं। द आइडिया इज इंटरफेरेंस के लिए आपको दो वेव लगने वाले हैं। इमेजिन जब यहां से वेव्स निकला और एक पॉइंट पे जाना है, तो द आइडिया हियर इज जहां से ये स्टार्ट हुआ वहां पे फेज डिफरेंस या तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब जब पहले वेव का क्रेस्ट इमिट हुआ तभी दूसरे वेव का क्रेस्ट इमिट होना चाहिए। कहाँ पे? सोर्स पे, स्क्रीन पे नहीं, क्योंकि स्क्रीन तक पहुंचते पहुंचते फेज डिफरेंस होने ही वाला है, राइट। अगर फेज डिफरेंस नहीं होगा तो हमेशा ब्राइट दिखेगा। अगर फेज डिफरेंस है ही नहीं तो कोई इंटरफेरेंस का क्वेश्चन ही नहीं है, सारा का सारा है ऐसा कंप्लीटली ब्राइट। तो मैं स्क्रीन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीन तक पहुंचते पहुंचते दो सोर्सेस का फेज डिफरेंस हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि पाथ डिफरेंस है, एक वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया कंपेयर टू अदर। हम जब कोहेरेंट बोलते हैं मतलब दोनों सोर्स सेम टाइम पे सेम, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट इमिट कर रहे हैं, या तो फिर ट्रफ एंड ट्रफ, या फिर अगर फेज डिफरेंस है, सपोज पहले का क्रेस्ट इमिट हो रहा है दूसरे का ट्रफ इमिट हो रहा है, ठीक है, लेकिन विथ टाइम ऐसा ही रहना चाहिए। अभी भी ऐसा, 2 घंटे के बाद भी वैसा, 3 आवर्स के बाद भी वैसा, तब जाके पैटर्न क्या मिलता है? स्टेडी। इसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। So coherent sources are two sources of light which have zero phase difference or constant phase difference and they emit light of same frequency. इसको बोलते हैं कोहेरेंट। तो पहले बताना चाहिए कोहेरेंट क्या है। अब आ जाओ वापस क्वेश्चन पे। Two coherent sources produce waves of different intensities which interfere. After interference, the ratio of maximum intensity to that of minimum intensity is 16. तो जहाँ पे ब्राइट बना इसको बोलते हो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम। यू हैव अ मैक्सिमम इंटेंसिटी हियर, आई मैक्स। और यहाँ पे क्या है? मिनिमम, डार्क पे। तो रेशियो ऑफ आई मैक्स टू आई मीन, मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो कितना है? 16। आपको पूछा क्या है? रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स, दोनों वेव्स का इंडिविजुअल इंटेंसिटी का रेशियो क्या? पहले सोर्स का इंटेंसिटी था I1, दूसरे का था I2, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज आउट। एक तो पता होना चाहिए इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम इंटेंसिटी मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड। और क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो I max by I min is A max by A min का स्क्वायर इक्वल टू 16। टेक आउट, आई मीन स्क्वायर रूट ले लो, तो A max by A min is what? 4, करेक्ट। बट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा? जब A1 प्लस A2 होगा, और मिनिमम कब होगा? जब A1 माइनस A2 होगा, राइट। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो you will get your answer A1 plus A2 equal to 4, A1 minus 4 A2। सॉल्व करो इसको, 5 A2 equal to 3 A1, राइट। तो A1 by A2 कितना आ गया? कितना? 5 by 3। बट अभी अभी मैंने बोला इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट। क्लियर? हमको क्या पूछा था? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। तो I1 by I2 will be A1 by A2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 25/9 है क्या? 25/9। देन ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 इज आल्सो देयर।
आई मैक्स बाय आई मीन डायरेक्टली पता होना चाहिए. आई मैक्स बाय आई मीन यू शुड नो इट इज अंडर रूट ऑफ लिखने से मैं लिखूंगा I1 plus I2 square upon I1 minus I2 square. Maximum intensity is I1 plus I2, minimum is I1 minus I2. Right? अगर नहीं पता होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको क्लियर कर देंगे. What is maximum intensity? Maximum amplitude का square, minimum intensity is इसका. राइट आपने अभी अभी लिखा था इट इज a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2, लेकिन एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इंटेंसिटी. तो रूट ऑफ इंटेंसिटी अपॉन रूट ऑफ इंटेंसिटी का सब्ट्रैक्शन और इन दोनों का स्क्वायर, तो दोनों का कॉमन स्क्वायर कर लेंगे. तो ये पता होना चाहिए. If you do not remember formula, तो ऐसा कर लो, हो गया. राइट तो व्हाट इज मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो कितना? फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटीज. दो सोर्स का इंडिविजुअल इंटेंसिटी के टर्म्स में मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो क्या होता है? रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर. गुड. ये कितना है? 16 है. अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो क्या मिलता है? रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 इक्वल टू 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 4 रूट I1 माइनस 4 रूट I2. सॉल्व कर लो इसको. 4 वहां पे गया, कितना हो गया? प्लस अंडर रूट ऑफ I2 प्लस 4I2 कितना? 5 रूट ऑफ I2 इक्वल टू 3 रूट ऑफ I1. तो व्हाट इज रूट ऑफ I1 अपॉन रूट ऑफ I2? कितना? 5 by 3. If you square I1 by I2 is 25 by 9. Again, I just told you ये लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन है. बेसिक आइडिया क्लियर रखो. हमारे पास जो इंटरफेरेंस पैटर्न था, इंटरफेरेंस पैटर्न दो सोर्सेस से बनता है. दो सोर्सेस का इंटेंसिटी है I1 एंड I2. जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहाँ पे इंटेंसिटी है I max, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है वहाँ पे है I min, मिनिमम इंटेंसिटी. यहाँ तक क्लियर? व्हाट इज द बेसिक आइडिया दैट यू शुड नो? मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो. ये कहाँ से आएगा आपको पता है? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम इंटेंसिटी मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड, दोनों का स्क्वायर और स्क्वायर. मैक्सिमम कब होता है? जब दो नंबर का एडिशन होता है. तो मैक्सिमम क्या आएगा? A1 प्लस A2. मिनिमम क्या आएगा? A1 माइनस A2 का स्क्वायर. लेकिन अभी अभी हमने बोला इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इंटेंसिटी. ये A1 तो ये I1, यहाँ पे I2 तो वहां पे A2. तो A1 की जगह क्या आएगा? रूट I1. A2 की जगह क्या आएगा? रूट I2. रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 उसका स्क्वायर. वही हमने यहाँ पे किया है. रूट I1 प्लस रूट I2 रूट I1 माइनस रूट I2. अब ये कब यूज करोगे? जब आपको इंटेंसिटी का रेशो पूछा था क्या? इंटेंसिटी का रेशो, the ratio of maximum intensity to that of minimum intensity is 16. The intensity of the waves are in ratio. अगर आपको पूछा होता the amplitudes of the waves are in ratio, तो जब amplitude पूछा होता तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? This one, right? This one मतलब कौन सा? I max. अभी लिखा मैंने I max by I min is A1 plus A2
अपॉन a1 माइनस a2 ब्रैकेट्स 2। अगर इंटेंसिटी का रेशो पूछा होगा तो कौन सा, रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 अपॉन रूट ऑफ i1 माइनस रूट ऑफ i2 का स्क्वायर। अभी क्लियर है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a string of length 1 meter and mass 5 gram is fixed at both ends। दोनों एंड से उसको फिक्स करके रखा है रिजिड सपोर्ट्स में। The tension in the string is 8 Newton। The string is set into vibrations using an external vibrator of frequency 100 Hz, जैसे tuning fork। The separation between two successive nodes on the string is close to। सबसे पहले तो पता होना चाहिए separation between two successive nodes is lambda by 2 and successive antinodes is also lambda by 2। The distance between successive node and antinode is lambda by 4। तो आपको पूछा है distance between two successive nodes, मतलब आपसे पूछा है what is lambda by 2। This is what they're asking you। How do you find out wavelength first? क्योंकि हमको यहाँ पे बताया है लेंथ दिया है, मास दिया है, टेंशन इन द स्ट्रिंग दिया है। Do you remember velocity of transverse wave on a stretched string is p upon mu का root, where mu is mass per unit length। अगर आपको mu नहीं comfortable तो small m यूज कर लो, राइट? करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? क्योंकि यहीं से तो फॉर्मूला बनता है ना, व्हाट इज v इक्वल टू n लैम्डा। v इक्वल टू n लैम्डा, व्हाट इज n? v बाय लैम्डा। तो ऐसे लिखते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड, ऐसे लिखते हो ना, 1 बाय लैम्डा रूट ऑफ t बाय n। फिर आप बोलते हो फंडामेंटल मोड में एक ही लूप था, तो लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा इक्वल टू 2l। तो यहाँ क्या लिखते हो? 2l। तो 1/2l रूट ऑफ t बाय n। ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? यस। हमको इतना जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको यहाँ पे नीड नहीं है, हम यहीं से फाइंड कर लेंगे, जरूरत पड़ा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ बोला है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी इज 1/2l रूट ऑफ t बाय n। मैंने अभी अभी बताया कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, राइट? गुड। देन क्या करेंगे इसके आगे? व्हाट विल यू डू? व्हाट इज टेंशन T which is 8 Newton? What is small m? Mass per unit length। What is mass? 5 ग्राम। 5 ग्राम को किलोग्राम में कैसे लिखोगे? अपॉन क्या करेंगे? लेंथ। लेंथ कितना है? 1। ये कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर जाके ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8000, मतलब 80 इंटू 100 अपॉन 5। व्हाट इज दिस? 16 का 16 का रूट कितना? 4। 100 कितना? 10। तो कितना आ गया? 40। 40 क्या? मीटर पर सेकेंड। v इक्वल टू n लैम्डा, राइट? v is 40, n is 100। 1 2 and 5 2 by 5 मतलब कितना? 4 by 10। 4 by 10 मतलब कितना? 0.4। तो ओवरऑल ये कितना? 0.4, राइट? तो लैम्डा कितना आ गया? 0.4। क्या? 0.4 मीटर। मिल गया वेवलेंथ। हमें क्या चाहिए था? हमें क्या चाहिए? लैम्डा बाय 2, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। तो 0.4 बाय 2 कितना? 0.2। तो आंसर क्या आना चाहिए? 0.2 मीटर, मतलब कितना? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a source of sound S is moving with a velocity of 50 meter per second, मतलब vs कितना? 50 meter per second towards a stationary observer। vo कितना? 0। towards मतलब na equal to v upon v minus vs into n। the observer measures मतलब apparent। observer measures the frequency of the source as 1000, मतलब na कितना? 1000। अभी तक n कैलकुलेट हो जाना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। 1000
इक्वल टू 50 अपॉन 50 माइनस समथिंग समथिंग, ठीक है। ओके, what will be the apparent frequency of the source when it is moving away from the observer after crossing him? तो ऐसा है, मैंने बताया आपको अभी तक कैलकुलेशन हो जाने चाहिए थे। पहले केस में टूवर्ड्स है, पहले केस में ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, जैसे आप रोड के साइड में खड़े हो, एक गाड़ी आ रहा है हॉर्न बजाते बजाते, राइट, तो सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, फिर क्रॉस करके गया, तो सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। पहले केस में v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एन, एज आई टोल्ड यू एज मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर मतलब एपेरेंट, और ये कितना है 350, और 350 माइनस 50 इंटू एन, मतलब पहले केस से आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एन की वैल्यू। व्हाट इज एन? रियल फ्रीक्वेंसी, कितना 7/6, 7/6, करेक्ट, 5 7 5 6, ये आ जाएगा 6000/7, ये आ गया रियल फ्रीक्वेंसी। केस 2 NL डैश, अब सोर्स ऑब्जर्वर को क्रॉस करके गया, मतलब डिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ता है तो फिर v प्लस प्लस ना, पक्का, v प्लस vs इंटू एन। आर यू श्योर अबाउट दिस? v प्लस vs करेक्ट है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो बीच में आना चाहिए प्लस। व्हाट इज दिस? 350 प्लस 50, व्हाट इज n? 6000/7, 350/400, 6000/7, 7 जा 8, तो ऐसा करो, या फिर you will do 1 and 50, राइट। अब ये गए ये गए 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 2 जा एंड 1500/2, कितना 750, 750 हर्ट्ज, 750 हर्ट्ज आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a submarine A traveling at 18 km/h is being chased along the line of its velocity by another submarine is being chased. Chase मतलब पकड़ना। Traveling at 27 km/h, सबमरीन ए का कितना है 18 और बी का कितना है 27। जो चेस कर रहा है उसका स्पीड ज्यादा है, मतलब एपरेंट डिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम, है ना। यू आर रनिंग एट 18 km/h, योर फ्रेंड इज ट्राइंग टू कैच यू, इज रनिंग एट 27 km/h, तो डेफिनेटली डिस्टेंस विल बिकम लेस। अब पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ लो। बी सेंड्स अ सोनार सिग्नल, साउंड सिग्नल, ओके, ऑफ 500 hertz to detect A. Whose source? B. And receives the reflected sound of frequency nu. Reflected, जाके वापस आया, reflected, okay. The value of nu is close to. Interesting question. तो अच्छे से क्वेश्चन को पहले समझना and then you can solve this. You have this as submarine B, which is chasing a submarine A. B and A. This is emitting sound. The speed is in this case 27 km/h, and this here is 18 km/h, right? Then बाकी कुछ बताया है क्या? 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी था, तो sends
a signal of 500 hertz, तो रियल फ्रीक्वेंसी इज 500 hertz। तो ये आ गया केस नंबर 1। केस नंबर 1 में सोर्स है सबमरीन बी, ऑब्जर्वर है सबमरीन ए। तो पहले तो ये देखो कि यहाँ पे कितना पहुंचा, कैसे फाइंड करोगे? अपरेंट फ्रीक्वेंसी वी वी ओ वी वी एस इंटू एन। मैंने आपको बताया था, तब बताया था कि 2 केसेस है जो हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, 8 में से 6 डिस्कस हुए थे। स्टेशनरी मूविंग टूवर्ड्स, स्टेशनरी सोर्स मूविंग टूवर्ड्स, सॉरी वेट अ मिनट, लेट मी रिकलेक्ट। होता है, सिस्टम हैंग होता है मेरा भी, मैटर। तो ठीक है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब लिसनर मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। एक है टूवर्ड्स, एक है अवे। एक में फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा, एक में कम सुनाई देगा, राइट? करेक्ट। उसके बाद क्या था? ओके, कंफ्यूज। ऐसा कंफ्यूज होकर चलेगा नहीं। या तो एक काम करो, पहले एक को आप स्टेशनरी कर दो। किसको स्टेशनरी करना है आप बताओ? किसको? ऑब्जर्वर को, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी मतलब लिसनर स्टेशनरी, तो कौन मूविंग होगा? टूवर्ड्स एंड अवे, 2 केसेस। किसको स्टेशनरी रखा था आपने? अभी किसको रखा था स्टेशनरी? ऑब्जर्वर। मूविंग कौन था? अब उल्टा कर दो, हु इज स्टेशनरी, हु इज मूविंग? लिसनर। वापस से 2 केसेस, टूवर्ड्स एंड अवे, राइट? ये एक तरीका है याद रखने का। देन बोथ आर मूविंग, या तो टूवर्ड्स या तो फिर अवे, राइट? टोटल 6 केसेस हो गए। देन अगर ये 6 केसेस में कंफ्यूजन होता है तो एक अल्टरनेट वे है जो मैंने आज बताया पहले याद रखने का। यू थिंक अबाउट डिस्टेंस बिकमिंग लेस। डिस्टेंस कब कम होगा? ऑब्जर्वर मतलब लिसनर मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, डिस्टेंस कम हुआ। लिसनर मतलब ऑब्जर्वर वाज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, अब उल्टा, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, यहाँ पे कम हुआ। तो फ्रीक्वेंसी दोनों केस में बढ़ा। तीसरा, बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। अब इसका उल्टा, ऑब्जर्वर मतलब लिसनर मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, बोथ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ये 6 केसेस, राइट? देन 2 केसेस जो बाकी थे, एक है सोर्स चेजिंग लिसनर, सोर्स सबमरीन चेजिंग लिसनर। दूसरा, लिसनर चेजिंग सोर्स, राइट? करेक्ट। अब यहाँ पे आई टोल्ड यू कि इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा जब डिस्टेंस कम होता जाएगा। डिस्टेंस कम तब होगा इस केस में सोर्स का वेलोसिटी ये ऑब्जर्वर से ज्यादा है, मतलब सोर्स इज मूविंग एट अ हाई वेलोसिटी। अब जब डिस्टेंस कम होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो ये रेशो क्या है? न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ग्रेटर होने के लिए, डिनोमिनेटर कम होने के लिए माइनस, करेक्ट? तो ऐसा इसको याद रखना है आपको। यू विल हैव टू रिमेंबर इट लाइक दिस, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे Na इक्वल टू V, हु इज ऑब्जर्वर A, हु इज सोर्स B इनटू N। ये होगा पहला केस। आपको बोला है A ने सिग्नल रिसीव किया और उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। देखो, B sends a sonar signal of 500 Hz to detect A and receives a reflected sound of frequency known। मतलब दूसरे केस में क्या हुआ? इसका उल्टा। इसका उल्टा मतलब A ने साउंड को रिफ्लेक्ट किया और B ने डिटेक्ट किया। A ने रिफ्लेक्ट किया और B ने डिटेक्ट किया। A ने रिफ्लेक्ट किया मतलब सोर्स बिकम्स A। कितना फ्रीक्वेंसी इसने इमिट किया? कितना? पहले केस का क्या था? Na। तो Na इज द फ्रीक्वेंसी
इमिटेड बाय ए, और बी ने इसको डिटेक्ट किया, तो ये बन गया Na डैश। हु इज ऑब्जर्वर एंड हु इज सोर्स? ए क्या है बताओ, और बी क्या है? यहाँ तक क्लियर है? राइट। देन इसका मोशन इस तरफ है, इसका मोशन भी इसी तरफ है, राइट। डिस्टेंस अभी भी कम हो रहा है, तो Na डैश, और यहाँ पे आप n नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? Na। स्ट्रक्चर सेम है, करेक्ट, राइट। डिस्टेंस अभी भी कम हो रहा है, सिर्फ उल्टा हो गया। सोर्स कौन बन गया? सोर्स का क्या आता है? नीचे। लिसनर कौन बन गया? डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम। डिस्टेंस कम होना प्लस और माइनस, क्लियर है तक? देन Na तो फाइंड करके रखा था, क्या था? Na क्या था? लिखा है यहाँ पे, क्या था? V प्लस Va अपॉन Vb इंटू N, करेक्ट, क्लियर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय बी, मतलब N डैश कितना है? नून। व्हाट इज V? 1500। व्हाट इज Vb? हाँ, 27 किलोमीटर नहीं चलता ना, तो इसको कन्वर्ट करो। 27 इंटू 5/18, 2 एंड 3 15/2, 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा 18 इंटू 5/18, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 7.5। तो वी भी कितना है? 7.5। वी ए कितना है? 5। VA is 5 and VB is 7.5, और N कितना था? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना था? 500। सोनार सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 500, तो ये था 500। इसको करना पड़ेगा सॉल्व, राइट। आपको पूछा क्या था? आपको यही पूछा है। ओके गुड। दिस इज हाउ मच? 1507.5, this is 1495, this is 1505, this is 1492.5। 1500 में से 7.5 गए, राइट। तो ऐसा सॉल्व करना है इसको 500। देन 1507.5 अपॉन 1495 ग्रेटर देन 1, 1505 अपॉन 1492.5 ग्रेटर देन 1, टू नंबर्स ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाई बाय 500 इज ग्रेटर देन 500, ग्रेटर देन 500 तो होना ही चाहिए अभी, लेकिन इतना टफ है ये। दिस कैनॉट बी द आंसर, वो तो ठीक है, दिस कैनॉट बी द आंसर, वो दैट इज फाइन। ये नहीं हो सकता, कौन सा? 499, क्योंकि ये लेस देन है, ये नहीं आएगा, ये रफली रफली नहीं आएगा। अभी ए और बी में से एक ऑप्शन डी आ रहा है। और पक्का हैव यू डन कैलकुलेशंस? कैलकुलेशंस किए क्या आपने? कैलकुलेशंस करना पड़ेगा यहाँ पे, यू विल हैव टू डू कैलकुलेशंस, तो जो भी है वो करो, तो यू विल हैव टू डू इट, देयर इज नो अल्टरनेटिव। अभी कैलकुलेशन तुम खुद करोगे, बट you must split this into 2 cases. पहला केस क्या? Who is source chasing? कौन सा लिसनर? लिसनर ए है, लेकिन स्टेशनरी है क्या? नहीं। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? और डिस्टेंस कम होते जा रहा है, कम होना मतलब न्यूमरेटर में माइनस कैसे आएगा, न्यूमरेटर में प्लस आएगा। डिस्टेंस कम होना मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना, मतलब न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। गुड। हु इज सोर्स? ए है ना सोर्स, ए है सोर्स। हु इज सोर्स? हु इज ऑब्जर्वर?
तो फॉर्मूला क्या था, v प्लस वी अपॉन v माइनस वी एच। हु इज ऑब्जर्वर a, तो v प्लस v। हु इज सोर्स b, v माइनस वी। तो न्यूमरेटर क्या आएगा, प्लस की माइनस प्लस। दूसरे केस में क्या हो रहा है, हु बिकम्स सोर्स, हु बिकम्स लिसनर, b। वेरी गुड। डिस्टेंस अभी भी कम हो रहा है क्या, यस। तो सिर्फ साइन क्या होगा, उल्टा। ऊपर क्या होता है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है, बी। सोर्स कौन है, ए। राइट। एन आपने पिछले केस से फाइंड किया क्या, यस, करेक्ट, क्लियर। तो फॉर्मूला इज करेक्ट। तो अब सिर्फ कैलकुलेशंस आप करो। आई विल नॉट हेल्प यू इन कैलकुलेशंस, तो यू विल हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। ऑलराइट, so you have successfully scored a -1 here. अब ये जो दो केसेस है, they are not very simple. इसमें there is something called as, हमको डायरेक्शन ऑफ मोशन देखना पड़ता है। तो अब दो दो अलग अलग अप्रोच है, हर बुक में अलग अलग से दिया है। किसी में एक अप्रोच है, किसी में दूसरा है। तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, अच्छे से समझ लो, दोनों में से एक सोर्स होगा, एक लिसनर होगा। आपको जो चाहिए उसको आप सोर्स बना सकते हो। इसको सोर्स बना दिया, इसको लिसनर बना दिया, राइट। हु वाज चेजिंग हु, बी वाज चेजिंग ए, और हु वाज बी, सोर्स। तो सोर्स वाज चेजिंग लिसनर। तो बाय डिफॉल्ट दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन है नेगेटिव की तरफ। रिमेंबर दिस, बी वी वी वी, एस ओ एंड एन। जनरल स्ट्रक्चर याद है, वी ऊपर वीओ, वी नीचे वी एस और एन। दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बताओ, पॉजिटिव एक्स है कि नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स है। रीजन बिहाइंड हैविंग बोथ नेगेटिव। अब ए ने, मतलब लिसनर ने साउंड को रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो इस केस में हु इज रिफ्लेक्टिंग नाउ, ए। हु बिकम्स सोर्स, तो सोर्स बिकम्स लिसनर एंड लिसनर बिकम्स सोर्स। तो ये उल्टा हो गया। उल्टा होगा तो आप इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हो, यू कैन इमेजिन द अदर वे राउंड नाउ। ओके, तो हम बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, राइट। ओके, सोर्स बन गया कौन, सोर्स कौन बन गया, फटाफट बताओ। जो पहले कौन था, अब क्या है। तो हम बाय डिफॉल्ट ऐसा लेते हैं, हम एज कन्वेंशन, एज अ रूल ऐसा लेते हैं, सोर्स चेजिंग लिसनर, बोथ मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव, राइट। दूसरे केस में उल्टा कर देते हैं। उल्टा करना मतलब क्या, V प्लस एंड V प्लस। तो ये एज अ रूल है, राइट, करेक्ट। नाउ क्लियर, वाई प्लस प्लस माइनस माइनस। अब आपको समझेगा वहां पे ऐसा क्यों लिखा था, Na इक्वल टू V प्लस माइनस VO अपॉन V माइनस प्लस VS इंटू N। रीजन ये था उसका कॉम्बिनेशन से। तो ध्यान मेरे को यहाँ पे चाहिए, यू नीड टू नो द कॉम्बिनेशंस। अगर याद होगा तो मैं स्टेशनरी ऑब्जर्वर और स्टेशनरी लिसनर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बार प्लस नीचे, एक बार माइनस, एक बार प्लस नीचे, एक बार प्लस, एक बार माइनस ऊपर नीचे, एक बार माइनस माइनस प्लस। तो क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस प्लस, देन क्या आएगा, माइनस 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 प्लस, फिर दोनों एक बार माइनस माइनस और माइनस प्लस प्लस। तो टोटल ऐसे 6 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। हम यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया, ऑब्जर्वर्स या फिर सोर्स दोनों के दोनों स्टेशनरी नहीं है। तो जब दोनों स्टेशनरी नहीं है तो 6 कॉम्बिनेशन है, 6 कॉम्बिनेशन। तो एज अ रूल याद रखना। अब ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, यहाँ पहले केस में कौन किसको चेज कर रहा है, सोर्स, राइट।
राइट। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड साउंड की बात हो रही है। ओरिजिनली सोर्स इज चेजिंग लिसनर, तो माइनस माइनस, रिफ्लेक्टेड के लिए क्या होगा, प्लस प्लस, ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v प्लस vo अपॉन v प्लस vs, na इज v माइनस vo अपॉन v माइनस vs इंटू n। 1500 प्लस व्हाट वाज vo, vo भी फाइंड किया था ना हमने, कितना था vo, अरे vo कितना था 7.5, 15 प्लस 1500 प्लस 7.5, 1500 प्लस 5 माइनस 7.5 एंड माइनस, राइट। अब आएगा आपका आंसर 502। क्लियर। व्हाट इज द रूल ऑफ चेजिंग, माइनस माइनस, कब माइनस माइनस, सोर्स चेजिंग, करेक्ट, गुड, डन। सो दैट्स इट फॉर